नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। मोदी गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी से शुरू हुआ 2024 का चुनाव राम मंदिर और संविधान बदलने से लेकर मुस्लिम आरक्षण देने और आरक्षण खत्म करने के एजेंडे पर पहुंच गया है। बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के नेता ये बताने में जुटे हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र पर खतरा है। तो वहीं बीजेपी सत्ता में आती है तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस समेत विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए फिर कह रही है कि विपक्ष ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश रच रहा है। लेकिन यूपी के छठे और सातवें चरण के चुनाव से पहले बीजेपी के रुख में एक बड़ा बदलाव आया है। मुसलमानों को अपने जीते जी आरक्षण नहीं देने की बात कहने वाले पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं बल्कि केवल कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स को बेनकाब करना चाहते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात से इनकार किया है कि बीजेपी की मथुरा और काशी में विवादित स्थलों पर मंदिर बनाने की कोई योजना है। और इतना ही नहीं, नड्डा ने कहा है कि आज बीजेपी को पहले की तरह आरएसएस की जरूरत नहीं है। आज बीजेपी खुद सक्षम है। आखिर मुसलमानों को लेकर बीजेपी के रुख में आए बदलाव की वजह क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी पूरे अहम मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो गए और अब लड़ाई अगले 2 चरणों की है। अब तक के चुनावी प्रचार में राम मंदिर, मुस्लिम आरक्षण और संविधान पर संग्राम देखने को मिला। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही बीजेपी ने इसे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक बड़ा मुद्दा बना लिया। भाजपा के प्रचार अभियान में राम मंदिर के मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस कहानी को राम मंदिर से संविधान की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने अपने चुनावी प्रचार में मुसलमानों को आरक्षण देने के मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर रखा है। पीएम मोदी ने अपने जीते जी मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने की कसम खाई है। लेकिन अब चुनावी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है। खासकर यूपी में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए बीजेपी गठबंधन और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है। यूपी में लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब पूर्वांचल की ओर बढ़ गई है। छठे और सातवें चरण में पूर्वांचल में चुनाव है, जहां 26 सीटें हैं, तो वहीं यूपी के पूर्वांचल में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में अब एक बार फिर मुसलमानों को लेकर पीएम मोदी के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं, केवल कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स को बेनकाब करना चाहते हैं। वहीं पूर्वांचल की जंग से पहले मथुरा और काशी में मंदिर निर्माण को लेकर भी बीजेपी के रुख में बदलाव देखने को मिल रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में लक्ष्मीनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी 400 के पार जाएगी तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनेगा। कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात से इनकार किया है कि बीजेपी की मथुरा और काशी में विवादित स्थलों पर मंदिर बनाने की कोई योजना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ऐसा कोई विचार, योजना या इच्छा नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर भी बड़ी बात कही है। दरअसल आरएसएस पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगता है और बीजेपी को आरएसएस की राजनीतिक इकाई माना जाता है। लेकिन अब नड्डा ने कहा है कि आज बीजेपी को पहले की तरह आरएसएस की जरूरत नहीं है। आज बीजेपी खुद सक्षम है और अपना काम खुद चलाती है। आखिर यूपी के पूर्वांचल में चुनाव से पहले पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के विचारों में इतना बदलाव क्यों नजर आ रहा है? क्या ये पूर्वांचल के मुस्लिम मतदाताओं को साधने की बीजेपी की कोशिश है? क्या 5 चरणों के चुनाव के ट्रेंड बीजेपी को समझने पर मजबूर कर रहे हैं कि 400 पार के लिए मुस्लिमों का वोट भी जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
मंदिर, संविधान और सियासत, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से मंदिर से सियासत की शुरुआत हुई, फिर संविधान का घेराव किया गया और लगातार वार पलटवार जारी है, इसी को लेकर आज पक्ष विपक्ष में चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय खैरा जी मौजूद हैं, वहीं हमारे साथ कांग्रेस नेता रतन तिवारी जी मौजूद हैं और हमारे साथ सपा का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रतन जी, आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, पीएम का कहना है कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, केवल कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स को बेनकाब करना चाहते हैं, क्योंकि आए दिन आप लोग भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करता हूं जी। देखिए, प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो पूरी तरीके से बदली नजर आ रही है। वह प्रधानमंत्री जो 2014 में इस देश की मूल समस्याओं की वकालत करते थे, मूल समस्या जो थी उसकी बात करते थे जी। 2019 में भी आपने देखा कि किस प्रकार वो अपने किए हुए कार्यों की बात कर रहे थे। लेकिन 2024 का चुनाव, प्रधानमंत्री ने एक बार भी महंगाई का म नहीं बोला, बेरोजगारी का ब नहीं बोला और तमाम जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उसकी एक भी चर्चा नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी मुद्दों से अलग बात कर रहे हैं। वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, मटन चिकन मछली की बात कर रहे हैं जी। लेकिन इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी पिछले 10 वर्षों से आज तक वह मुद्दों की बात करते रहे, सरकार से इस देश की समस्याओं की वकालत करते रहे। हमने सड़क से लेकर सदन तक युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए तमाम मुद्दे उठाए हैं। यहां तक कि राहुल गांधी जी ने एमएसपी पे कानून बनाने की वकालत कर डाली जी। महिलाओं को, जब उन्होंने महिलाओं के दर्द को समझा तो 1 लाख प्रति वर्ष महिलाओं को देने की बात कर दी। तो हमने लगातार मुद्दों की बात की है। प्रधानमंत्री धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। आज उनको मुसलमान बोलना पड़ रहा है, पाकिस्तान बोलना पड़ रहा है, तालिबान बोलना पड़ रहा है। तो देश की जनता अब समझ चुकी है और खुद प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के छोटे छोटे कार्यकर्ता, बड़े बड़े कार्यकर्ता सब समझ चुके हैं सरकार अब नहीं बनेगी। लगभग आंकड़े आ चुके हैं और इंडिया अलायंस की सरकार लगभग बन चुकी है। औपचारिक घोषणा करना बाकी है। 4 जून को परिणाम देश के सामने होगा। जी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विजय खैरा जी मौजूद हैं। खैरा जी, देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी अब समझ चुकी है कि 400 पार अगर वाकई करना है तो अल्पसंख्यकों के मत की भी जरूरत पड़ेगी? तो ये पहले भी समझते हैं कि 400 पार करना है तो भी, और हमें सरकार बनाना है तो भी मुस्लिम मतदाताओं की हमें जरूरत क्यों नहीं है ना जरूरत। हमने तो नहीं कहा उनकी जरूरत नहीं है। ये बात तो, ये लाइन खींची किसने है? सांप्रदायिकता कहते कहते भारतीय जनता पार्टी को किसका मुंह थक गया? सांप्रदायिकता की एक बात, एक सिंगल बात मोदी जी के आने के बाद कभी कोई हुई है तो हमको बता दो। कहना अलग है, सांप्रदायिकता का काम करना अलग है। कर ये रहे थे, दंगे इनके राज में हो रहे थे, कोई दंगा नहीं हुआ, किसी मुसलमान को पीटा नहीं गया, किसी मुसलमान के क्षेत्र में हिंदू ने जाके नहीं मारा, कोई मुसलमान ने आके हिंदू के क्षेत्र में नहीं मारा। ये क्या है? ये शांति स्थापित किसने की? योगी ने, मोदी ने। किसने शांति स्थापित की? ये जो दंगेबाजियां होती थी कि समाजवादी पार्टी शासन नहीं उत्तर प्रदेश में होती थी और सीरीज में हुई, सीरीज में मुलायम सिंह जी रहे तो बराबर हुई, कभी गोरखपुर, कभी कानपुर, कभी बदायूं, तो ये रहे तब भी, कभी कैराना, कभी लखनऊ, ये तब करते ये थे। हमारी शिकायत सिर्फ इतनी थी कि हिंदुओं के साथ अन्याय मत करो मुसलमान को वोट बैंक बनाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं थी। नहीं, लेकिन खैरा जी, अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो शुरुआत से ही आप लोग ये कहते नजर आए कि ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश रच रहा है विपक्ष। हाँ, हम धर्म के आधार पर हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। संविधान भी यही कहता है। ये जितना चाहे झूठ बोले, आज ये जो चीजें कर नहीं सकते हैं, कभी हो नहीं सकती, ये वो बोला करते हैं जी। इनके घोषणा पत्र हवा हवाई है।
जो बातें कर ही नहीं सकते, जो संविधान इनको अलाउ ही नहीं करेगा, और वो बातें ये बोलते हैं लोगों को गुमराह करने। विपक्ष तो ये भी कह रहा है सर कि 400 पार इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग संविधान में बदलाव चाहते हैं। संविधान में बदलाव तो 80-90 बार दूसरी पार्टियों ने किया है, खासतौर से इंदिरा गांधी का तो शौक ही था संविधान में रोजाना बदलना। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 10-20 ठीक है, हमारे साथ पूजा जी भी बनी हुई है। पूजा जी खैरा जी कह रहे हैं कि संविधान बदलना आपके गठबंधन के साथियों की जो है बात थी, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। जिस प्रकार के दावे विपक्ष हमेशा से करता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत से आई तो संविधान बदल देगी, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 90 बार बदला है संविधान, 90 बार इन लोगों ने। पूजा जी जी हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मैम, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे आ रही है जी। क्या मैं सवाल दोहराऊं आपके लिए? लेकिन सवाल यही है कि हाँ। खैरा जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ विपक्ष जो है जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुमत से या 400 पार होता है तो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलेगी। ये तो कांग्रेसियों की आदत थी। देखिए नलिनी जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार जी। जो है इनके प्रत्याशियों ने मंचों से भाषण दिया कि हम सरकार में आएंगे, हमें वोट दीजिए और हम जीतते हैं तो संविधान बदलेंगे। ये हमारी गठबंधन के साथियों ने तो कोई बयान नहीं दिया जी। जब इनके प्रत्याशी खुले मंचों से ये बयान दे रहे थे, उन पे चिल्लाया। अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं चाहते। संविधान बदलना आसान नहीं है। संविधान बदलने के लिए जो है आपको मोर देन 70% जो है प्रेजेंस चाहिए होता है सांसदों का, ये भी जानकारी है। तो ये हाँ इनका टारगेट है, ये चाहते हैं कि 400 पार इनके पास आ जाएंगे। तो जैसे कि जो एक तरफा ये कानून बनाते चले आए, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कानून, ये फिर एक तरफा कानून बना पाएंगे। लेकिन हाँ, संविधान को हम नहीं बदलने देंगे। हमारे मंचों से ये आवाज कभी नहीं उठी। ना हमारे मंचों से धर्म की आवाज उठेगी, धर्म के आधार पे वोट दीजिए, ना हमारे मंचों से जाति की आवाज उठेगी, आप जाति के आधार पे वोट दीजिए। हमने काम की बात की और काम के आधार पर ही जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम अग्निवीर जैसी व्यवस्था को खत्म करने की बात कर रहे हैं और वो हम आएंगे। हमारे साथ युवा है, हमारे साथ किसान हैं और हम आएंगे। हम ये सारी जो गलत व्यवस्थाएं, जो गलत नीतियां हैं, इनको खत्म भी करेंगे। और यही घबराहट है इनका, जो ये मंचों से अब स्वागत किया इन्हीं लोगों ने गुजरात में, जिसको सुप्रीम कोर्ट को फिर PIL पड़ी, तब जाके उनको फिर दोबारा जेल हुई। ये किस मुंह से किसी भी धर्म जाति की बात करते हैं? इन्होंने किसी धर्म, किसी जाति, किसी समाज का उत्थान नहीं किया है, ना ही किसी वर्ग का उत्थान किया है। अगर किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म, किसी का उत्थान किए होते तो कम से कम हम उन पे तो वोट मांग सकते थे। किसी का नहीं किया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करके ही वोट पा सकते हैं और वही करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दीजिए। पोलराइजेशन लालू यादव ने किया है। अभी हमने पिछले बार वीडियो में बताया था जो लालू यादव ने बोला था। और इसके बाद पोलराइजेशन का काम इन्होंने किया है। खैरा जी, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि मुसलमानों को अपने जीते जी आरक्षण नहीं देने की बात प्रधानमंत्री द्वारा कही गई थी। तो ऐसे में ये पोलराइजेशन नहीं है जी, ये संवैधानिक बात है। संविधान नहीं इसकी इजाजत देता है। धर्म के आधार पर किसी तरह का आरक्षण संविधान बिल्कुल इजाजत नहीं देता। देता है तो बोल देना अभी कि देता है। ठीक है, तो खैरा जी बता दीजिए ना, आपका मूल एजेंडा क्या है? राम मंदिर की बात हो गई, आप लोगों ने अल्पसंख्यकों की बात कर दी, संविधान की बात भी हो गई, लेकिन अगर आप दोबारा से सत्ता में आते हैं तो क्या करने वाले हैं जनता के लिए? खैरा जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अच्छा, नहीं मुझसे, अच्छा हम सॉरी जी। खैरा जी, हाँ, हम क्या करने वाले हैं, हम खुला एजेंडा रखते हैं। हम जो बातें घोषणा करते हैं वो सब पूरी करते हैं। हमने जो कहा था वो सारा किया। हमने शौचालय की बात करी, जल की करी, बिजली की करी, सारे गांव में बिजली पहुंचा। तो ये सब तो हो गया ना सर, अब आने वाले वक्त में क्या करेंगे वो बताइए ना। जो बोलते हैं वो हम सब करते हैं। हमारे एजेंडा में अब क्या है? हमारे एजेंडा में अब क्या है? भारत को तृतीय अर्थव्यवस्था बनाना। हमारे एजेंडा में क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना। हमारे एजेंडा में ये है कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे, डिफेंस उपकरण खुद बनाएंगे और खुद बाहर भेज रहे हैं। अब दर्द क्या है इनका, जो चाइना और पाकिस्तान समर्थक लोग जो कहते हैं हमें कि पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, जो हमें आतंकवाद। नहीं, कौन है पाकिस्तान समर्थक सर? विजय खैरा जी, कौन है पाकिस्तान समर्थक? अरे कांग्रेस, आपके सामने मणिशंकर अय्यर ने कहा, आपके सामने यही लोग। रतन तिवारी जी, रतन तिवारी जी सुनिए, कह रहे हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान समर्थक है।
कांग्रेस पाकिस्तान की हितैषी है। अरे अब्दुल्ला नलिनी जी मैं क्लियर कर दूं। ठीक है खैरा जी जवाब ले लेते हैं, स्पष्टीकरण ले लेते हैं ना। मैं क्लियर कर दूं। हजरत से नहीं जवाब दो। खैरा साहब आपका जवाब मिल गया, अब मेरा जवाब। हाँ जवाब चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है पाकिस्तान का खुल के विरोध करती है, लेकिन पाकिस्तान से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले लेती है। यह गौ हत्या के विरोध में खड़े होते हैं, लेकिन गौ हत्या करने वाली कंपनियों से चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ले लेते हैं। यह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की बात करते हैं, वही सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। नाम भी गिना सकता हूं। यह परिवारवाद का खुल के विरोध करते हैं, लेकिन सारे के सारे परिवारवाद लोगों को अपने साथ ले लेते हैं, उनके मंच पे चढ़ के उनका प्रचार करते हैं। और भ्रष्टाचारियों की अगर बात आप कह रहे हैं गिनाने की, तो मैं गिना देता हूं। ये अजीत पवार वही अजीत पवार हैं जो 70,000 करोड़ के एनपीपी के घोटाले वास्ते, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही थी, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से कह रहे थे। आज वो अजीत पवार कहाँ है? आपके साथ में। छगन भुजबल कहाँ है? आपके साथ है। धनंजय मुंडे आपके साथ है। प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, भावना गौली, प्रताप सरनाईक, सुमेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, तमाम सब भ्रष्टाचारी आपके साथ है और ईमानदार बन के घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच से ये भी दावा करते नजर आ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पीओके भारत के पास फिर से आने वाला है। जी आपने बात कहाँ पूरी होने दी? अब देखिए नलिनी जी, आपने सवाल मुझसे पूछा है। ये लोग कश्मीर खैरा जी सवाल रतन जी के लिए जवाब ले लेते, फिर आपका रुख करती हूँ मैं। जी देखिए भारत का अहम हिस्सा कश्मीर है और आपने पीओके भी भारत का अहम हिस्सा है। अभी आपने और खुद राहुल गांधी जी पीओके सवाल गए रतन थे। जी के लिए आपका रुख करती हूँ। रतन जी से मैं तो पहले जवाब बार कह रहा हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज में राजनीति करने के लिए हमेशा उतावली रहती है। पीओके हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। और जम्मू कश्मीर और पीओके के ऊपर कोई आंख दिखाएगा, अगर हमसे छीनने की कोशिश करेगा, उसकी आंख को फोड़ने का काम इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी करेगी। खैरा जी जवाब चीन को लाल आंख दिखाने वाले यही लोग थे, लेकिन चीन के साथ झूला भी झूलने वाले यही लोग थे। तो राजनीति दोहरी राजनीति ठीक है रतन जी, ठीक है खैरा जी से जवाब ले लेते। खैरा जी, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी क्या बोलते हैं? कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशंस में लंबित है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये क्या तमाशा है? देशद्रोहीपन की बात करते हैं, गद्दारीपन की बात करते हैं लोकसभा में आके। ये बोलते हैं कि अब ये अभी तो मुद्दा ही वहां पर लंबित है, पेंडिंग विद यूएनओ। यानी तो कश्मीर का हिस्सा मानते ही नहीं हिंदुस्तान को। हमने तो कश्मीर में संविधान हिंदुस्तान का लगा के दिखा दिया 65 साल से, जिसके लिए लोग तरस रहे थे और आप कुछ नहीं कर रहे थे, बैठे रहे। इतना तक नहीं कर सके कि कम से कम भारत का संविधान वहां लागू कर देते। ये क्या था? तुष्टिकरण नहीं थी, पाकिस्तान का संदर्भ नहीं था। जब 9/11 हुआ तो मिमियाने लगे मनमोहन सिंह जी, मिमिया के एक चिट्ठी लिख के इनका काम हो गया। हमने तो बदला चुका लिया। आप चाइना की बात कर रहे हैं, ढोकलाम से ढकेल के फेंक दिया हमने 3 मिनट के अंदर। दुनिया ठीक है, हमारे साथ पूजा जी भी बनी हुई है। पूजा जी, जिस प्रकार से पूर्वांचल के मतदान से पहले, पूर्वांचल के सीटों में मतदान से पहले अब सियासत जो है और दोबारा से गर्मा गई, उसको लेकर यही सवाल है कि क्या पूर्वांचल में अब मंदिर और संविधान का मुद्दा छोड़कर सपा और कांग्रेस पूर्वांचल को साध पाएगी? क्या मंदिर और संविधान के मुद्दे को टक्कर दे पाएगी? देखिए नलिनी जी, हम जो है जितने भी जो है स्थानीय मुद्दे हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों से हम सारी सीटों पे सारे देश में बिल्कुल टक्कर क्या, हम बहुत आगे हैं। हम इनको टक्कर नहीं दे रहे हैं, हम इनको पीछे छोड़ रहे हैं और बहुत आगे हैं। आप पूर्वांचल की बात कर लीजिए तो पूर्वांचल में जो है आपने देखा ही जौनपुर में क्या हुआ। और जौनपुर में अगर ये कहते हैं कि हाँ बाहुबली इनकी पार्टी में आ जाए तो बाहुबली नहीं रहेगा। अगर जो है माफिया नहीं रहेगा, अगर वो उसके ऊपर ईडी गई हुई है तो उसके ऊपर से ईडी का केस नहीं रहेगा। तो नलिनी जी, हम जनता की आवाज बन के उठ रहे हैं, जनता के साथ उठ रहे हैं, तो जनता मुद्दों पे वोट करेगी। ये अगर मुद्दों की बात कर ले, ये नौकरी की बात कर ले, ये किसान हित की बात कर ले, महिला हित की बात कर ले, तो आप देखिएगा कि ये जो है चुनाव में ये लड़ाई लड़ ले। अभी भी जो है आज 5वें चरण का चुनाव है,
और कहीं पे वीडियोज आ रहे हैं कि इनके जो कार्यकर्ता हैं वो वोट नहीं डालने दे रहे हैं। एक तो पूरा का पूरा बूथ जो है कैंसिल कर दिया गया क्योंकि एक लड़का 8 बार वोट डाला है जी। जो है उसने वीडियो आपने देखा है, वो बिल्कुल वीडियो चल रहे हैं जी। ये तो सरासर जो है संविधान का हनन कर रहे हैं। ये हमसे मुद्दों में तो टिक ही नहीं सकते। मुद्दों पे आ जाए जिस वक्त और मुद्दे पे ही है तभी जो देश इनको छोड़ के आगे बढ़ रहा है। देश की जो जनता है वो इंडिया गठबंधन को वोट करे और 4 तारीख को ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। और यही घबराहट है इनकी जो मंचों से आप बताइए, इससे पहले ये जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोल रहे थे, अब ये अल्पसंख्यकों के पक्ष में बोल रहे थे। पहले ये जो है अडानी अंबानी के साथ रहते थे, अब ये अडानी अंबानी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। ये इतने कंफ्यूज हो चुके हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या बोल दे कि जनता वोट दे दे, क्योंकि काम तो बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, खैरा जी जवाब दीजिए। ऐसा ही एक वक्तव्य देखिए, अगर मुद्दों की बात की जाए तो काशी मथुरा के मुद्दे को भी उठाया गया चुनाव से पहले, जहां एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो काशी और मथुरा बनवाएंगे, मंदिर दोनों जगह बनेगा, भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने इससे दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कुछ भी हमारे एजेंडा में शामिल नहीं है। आखिर काशी मथुरा को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है सर? एक मत क्यों नहीं है आपके नेता? पहले मैडम एक लाइन में इनका जवाब दे दूं। मुद्दों की बात कर रहे जी। ये मुद्दे बहुत बोल रहे हैं मैडम। मुद्दे इनके हैं कि मोदी चाय बेचने वाला था। मुद्दे इनके हैं कि मोदी महंगा पैन लगा। कौन से स्टेशन पे मोदी ने चाय बेचा था? मुद्दे क्या है? एक सेकंड, तुम्हारे मुद्दे बता रहे हैं। मोदी ने कभी चाय नहीं बेचा था। अरे मोदी जी महंगा सूट पहनते हैं, ये तुम्हारे मुद्दे हैं यार। नहीं, वो तो सूट ठीक है, तो मैं तो पहनते मुद्दे हैं। का सवाल ले रही हूँ ना खैरा जी, मुद्दे पर ही बात कर रही हूँ, मुद्दे का ही जवाब दे दीजिए। काशी मथुरा मामले में आपके नेता एक मत क्यों नहीं है? इसका भी जवाब दे रहे हैं ना आपको। हमने खाली ये बोला पहले बड़े मुद्दे क्या उठाते हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। दिन भर मोदी को गाली देना, मोदी इनका मुद्दा खाली है। अडानी अंबानी क्या 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 हार गए, थक गए। अरे मोदी तो दुनिया को गाली देता है। सुप्रीम कोर्ट से मार खा के आ गया, मार खा गए। 19 केस में हार गए, 19 बार गए वो सुप्रीम कोर्ट, 19 केस में हार गए। इनके मुद्दे क्या? संसद भवन नहीं बनना। इनका मुद्दा क्या? राष्ट्रपति जी उद्घाटन करें। नीजा तो मुद्दे, इन मुद्दों से तुम चुनाव जीतना चाहते हो कि राष्ट्रपति करे भवन का उद्घाटन, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो कि भवन नहीं बनना चाहिए। ये मुद्दे हैं तुम्हारे। जनता के मुद्दे तो तुमने उठाए ही नहीं 10 बार, इसीलिए बार बार पिटते हो और इस बार ऐसे नहीं खैरा जी जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आज बीजेपी को पहले की तरह आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो क्या अब मंदिर को लेकर, मंदिर कैंपेन के लिए बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है? अब मंदिर आरएसएस का मुद्दा हो सकता है, हमारा भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, लेकिन हमने कोर्ट से जीत के बनाया है। आपने भरपूर कोशिश की। हमारे मुद्दे जो भी है वो संवैधानिक होंगे और कोर्ट से होंगे। हम कोई मुद्दा ऐसा अपने हाथ में नहीं लिएंगे इस तरह का, जिसका मंदिर का जहाँ सवाल है, इस तरह का कोई मुद्दा हमारे हाथ में नहीं है कि जिसके ऊपर हम कोई ज्यादती करें, जबरदस्ती करें या हम ऐसा विचार करें। हमारा विचार ये है कि कोई भी बात है। लेकिन सर आप ही की पार्टी नारा देती थी ना कि काशी मथुरा बाकी है, ये तो बस झांकी है। आप ही की पार्टी का नारा है ना ये तो हमारी पार्टी ने न लगाया ना आपने। चलिए सर, ठीक है। रतन जी इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके नेताओं ने कभी नहीं कहा कि ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब जेपी नड्डा भी कह रहे हैं कि काशी मथुरा पर अभी इस प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि अगर 400 पार होता है तो काशी में भव्य मंदिर बनेगा और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। रतन जी होने से भी बनेगा। मैं तो नलिनी जी बार कह रहा हूँ, हमारे एक साथी ने नहीं, विजय खैरा जी आप कह रहे हैं कि वो तो 400 पार होने से नहीं बनेगा, पहले भी बन जाएगा। लेकिन जेपी नड्डा ऐसा नहीं कह रहे हैं। पार हो ना हो पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं। जी यही लोग हैं जो अडानी को अपना बॉस बना के घूम रहे थे। आज अडानी के टेम्पो से पैसा कहाँ जाता है, किसको जाता है, वो अडानी की जासूसी करने लगे हैं। महिलाओं के मंगलसूत्र की बात करने लगे हैं। एक नेता कहता है काशी मथुरा डेवलपमेंट करेंगे, एक नेता कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पूरी तरीके से कंफ्यूज है। रतन जी, कांग्रेस पर आरोप था कि SC, ST, OBC का आरक्षण छीनकर आप लोग मुसलमानों को आरक्षण देने वाले, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सुर थोड़े बदले नजर आ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं ना कि हम आरक्षण पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आरक्षण, गरीबों को आरक्षण मिलेगा, गरीबों को उसका सम्मान मिलेगा। ठीक है। एक फाइनल कमेंट पूजा जी जल्दी से। पूजा जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पूजा जी चलिए ठीक है। पूजा जी एक फाइनल कमेंट जल्दी से। जी पूजा जी अपनी बात पूरी करिए। चलिए आपकी आवाज नहीं आ पा रही है,
संपर्क साधने की कोशिश बाद में करेंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम विषय पर चर्चा करने के लिए। देखिए, आखिर मुसलमानों को लेकर बीजेपी का जिस प्रकार से छठे और सातवें चरण से पहले रुख बदला है, उसकी वजह क्या है, एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब मिलेगा 4 जून को। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पक्ष विपक्ष देखने के लिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।